पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनके कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की इस तानाशाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने उन सभी राजनीतिक दलों को भी, जिनका उदय ही देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, आज वे कांग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को, जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है, इसके लिए आज इमरजेंसी की 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए, और अपने न केवल चेहरे को बल्कि चरित्र को देश के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर यह कहते हुए कि कांग्रेस संविधान विरोधी है, तानाशाही रवैया है कांग्रेस का चेहरा बदला है, चरित्र कांग्रेस का नहीं बदला है। आपातकाल लोकतंत्र का वो काला अध्याय जिसे ये देश कभी भूल नहीं सकता। कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। ये देश कभी कांग्रेस को उसने जो कुकर्म किए हैं उसके लिए माफ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और आइए अब रुक करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में स्पीकर किसका आज होगा इसका फैसला। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज, और आज भी जो नए चुनकर आए सांसद हैं उन्हें शपथ दिलाए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज का दिन खास होने वाला है। आज ही नए स्पीकर के लिए नामांकन भरा जाएगा और वहीं आज 10 साल बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। तो अब सवाल ये कि किसे चुना जाएगा नेता प्रतिपक्ष और कौन होगा लोकसभा का स्पीकर। इस वक्त सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनाए जा सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे। एक बार फिर ओम बिरला पर ही बीजेपी भरोसा जताएगी, एनडीए में उनके नाम पर मोहर लगेगी और कोशिश ये है कि आम सहमति ओम बिरला के नाम पर बनाई जाए। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि विपक्ष को भी एक साथ लाया जाए, सहमति बनाई जाए। नाम सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का बताया जा रहा है, आगे बढ़ाया गया है। ओम बिरला फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का नाम आगे कर दिया गया है। देखिए, सहमति बने स्पीकर के पद के लिए जरूरी यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष के हिस्से में आए, जिसकी मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो आखिर क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इसी को लेकर हमारी नजर है। इस बीच कुछ और जानकारी आपको देते हैं। स्पीकर पद की रेस में आज जो नाम फाइनल होगा उसमें कौन स्पीकर बन सकता है, नाम किस किस के चल रहे हैं, एक एक करके ये आपको बता देते हैं। एक तो ओम बिरला का नाम है जो पिछली लोकसभा में भी स्पीकर पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दूसरे राधा मोहन सिंह का नाम है, बिहार से आते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले देश में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। डी पुरंदेश्वरी का नाम भी इस रेस में लगातार बना हुआ है। आंध्र प्रदेश राजमुंद्री से जीत कर आई हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं भर्तृहरि महताब को आप देख रहे हैं। भर्तृहरि महताब जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर पद की रेस में भर्तृहरि महताब के नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन चाहे डी पुरंदेश्वरी हो जो पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद 2014 चुनाव से पहले बीजेपी में आई, या फिर भर्तृहरि महताब हो जो पहले बीजेडी में थे और अभी इस बार 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में आए, तो ये दोनों एक तरीके से अन्य पार्टियों से आए हुए हैं। वहीं ओम बिरला और राधा मोहन सिंह, इनके फेवर में ये बात ज्यादा जाती हुई नजर आती है कि दोनों बीजेपी के अपने पुराने नेता हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कौन बनेगा स्पीकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले नीरज का रुख करते हैं। नीरज, विपक्ष जो है उसको भी साध लिया जाए और सहमति से स्पीकर के नाम का चुनाव हो जाए, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष को साथ लाने के लिए नाम भी तो बताना पड़ेगा ना। तो क्या बीजेपी और एनडीए ने नाम फाइनल कर लिया है? क्योंकि हम तो अभी भी यही बता रहे हैं कि स्पीकर पद की रेस में कौन कौन, वो एक नाम क्या शॉर्टलिस्ट किया गया है बीजेपी एनडीए की तरफ से अभी तक? नीरज पांडे। देखिए रोमाना, अभी तक की जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जो स्पीकर हैं ओम बिरला वही रेस में सबसे आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। 11:15 बजे फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिस में, पार्लियामेंट वाले ऑफिस में 11:15 बजे फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई है जिसमें वो नाम रखेंगे और उसी समय आम लोगों की, जो सभी विपक्षी दल हैं उनकी आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब तक की जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ओम बिरला ही सबसे बड़ा नाम है। ओम बिरला ही इस समय रेस में सबसे आगे हैं और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है और कोशिश ये होगी कि आम सहमत से
ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाए। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं है, अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन वो होगा जो डिप्टी स्पीकर होगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है, चूंकि पार्टी और सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप विपक्षी दलों से बात करें, विपक्षी दलों की आम सहमति बनाने की कोशिश करें कि दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का उम्मीदवार हो जाए। डिप्टी स्पीकर पद भी एनडीए के पास सत्ता पक्ष रखना चाहता है, तो इसलिए आम सहमति बनाने की कोशिश है। अब जिस तरीके के तेवर नीरज विपक्ष की तरफ से दिखाए गए हैं, ऐसे में डिप्टी स्पीकर पद भी अगर विपक्ष के हिस्से में नहीं आएगा तो फिर तो ये मामला तकरार की तरफ ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सहमत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये तकरार थोड़ा बढ़ेगी। लेकिन इसीलिए तो राजनाथ सिंह चूंकि पार्टी के बड़े लीडर हैं, स्टालवर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री हैं, लंबे समय तक भारतीय राजनीति में रहे और पक्ष और विपक्ष दोनों राजनाथ सिंह की बड़ी इज्जत करता है। इसीलिए राजनाथ सिंह को ये जिम्मा दिया गया है कि आप विपक्ष के भी दलों के नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर्स के साथ बात करें। और राजनाथ सिंह मेरे साथ आपने जो बड़ी खबर बताई है वही दोहरा देते हैं दर्शकों को। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी नीरज पांडे कर रहे हैं कि साहब राजनाथ सिंह को यह जिम्मा दिया गया है कि वो सहमति बनाएं, और इसी को लेकर जैसा कि अभी नीरज पांडे ने बताया, हमें 11:15 बजे का समय तय किया गया है। जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक राजनाथ सिंह के ऑफिस में होनी है। हम एक बार फिर से जरा नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ये एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक होनी है राजनाथ सिंह के ऑफिस में, या सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है? जरा क्लैरिटी दीजिए। देखिए, राजनाथ सिंह लोकसभा में उपनेता हैं, प्रधानमंत्री के बाद वही उपनेता के रूप में रहते हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो सदन की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के ऊपर रहती है। राजनाथ सिंह बड़े लीडर हैं। राजनाथ सिंह को पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि आप विपक्ष के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स से बात करें और एक आम सहमति बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है इसीलिए हमें ये खबर ठीक करनी चाहिए। ये 11:15 बजे एनडीए नहीं बल्कि सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके नेताओं की बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सभी दलों के साथ सहमति बनाई जाए और ये जो पक्ष विपक्ष के बीच एक तकरार वाली स्थिति बनी हुई है, इस पर विराम लगे और आम सहमति से, जैसा कि परंपरा रही है, स्पीकर का चुनाव पूर्ण किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। इंडिया गठबंधन की बैठक का समय अब तक तय नहीं है। स्पीकर पद पर चुनाव की संभावना हालांकि अब कम हो गई है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं स्पीकर पद को लेकर। सूत्रों का कहना है विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से नाम सामने आने का इंतजार कर रहा है। विपक्षी गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार पहल करे तो विपक्ष आम सहमति से स्पीकर तय करने पर राजी हो सकता है। वो भी क्योंकि हर फैसला समय पर होगा और फैसला होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। जो फैसला बातचीत होगी वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। एमपीज तक तो कोई समाचार अभी तक नहीं आया, पर मैं मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी और बाकी एनडीए के लीडर वो सब मिलकर एक निर्णय ज़रूर लेंगे और जो भी निर्णय हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी लेंगे उसको हम पूरी तरह से उससे सहमति हैं और उसके फॉलो करेंगे। नहीं तो वो ऐसे ही वो चुनाव का माहौल अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चुनाव में मैंडेट मिल गया है, किसको अधिकार पक्ष में बैठना है, किसको विपक्ष में बैठना है, नंबर्स के साथ तैयार हो गया है। अभी क्या है, चुनाव के बाद हमें देश की सेवा कैसे करें, देश को किस तरह से आगे बढ़ाएं, इस पर सोच होना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। पर जो चुनाव का माहौल है उसको अभी सदन में भी लेके आ रहे हैं, अभी टिप्पणी चल रही है, इस तरह की राजनीतिक बातें चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलके ही मांग करता है किसी भी चीज़ की, और चूँकि इस बार अच्छी खासी संख्या है विपक्ष की भी, तो विपक्ष चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को मिले प्रोटेम स्पीकर और ये बनाया जाए जो कि बायस्ड होकर काम नहीं करे। बायस्ड पहले के स्पीकर थे, तभी तो 146 लोगों का निलंबन हुआ। तो भरोसे का होना चाहिए, और जिसके लिए कहा गया कि 8 बार के जो सांसद हैं, जो परंपरा रही है कि जो सबसे सीनियर होंगे उनको मिलना चाहिए, तो 8 बार के सांसद को ना देकर 7 बार के सांसद को दिया जाता है, जो कि 6 बार तो बीजेडी से सांसद थे, एक बार ही वो 7वें बार ही वो बीजेपी के सांसद बने हैं। तो अगर आप उनको दे सकते हैं तो आप उनको क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आज स्पीकर पर फैसला होगा, इस खबर पर मैं लौटूंगी, लेकिन जरा रुक कर लेते हैं पहले। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पिछले 3 हफ्ते से लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, लगातार दिल्ली का पानी 100 MGD कम आ रहा था।
इसको लेके उन्होंने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस बीच हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे हैं, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, कहीं उनकी गुहार की सुनवाई नहीं हुई और दिल्ली के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ था। 1994 में, जब लगभग दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास थी। आज 3 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की आबादी है। 1994 में भी दिल्ली के पानी का कोटा था 1005 MGD और 30 साल के बाद जब आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, तब भी दिल्ली के पानी का कोटा है मात्र 1005 MGD। मुझे भाजपा के लोग दुनिया का कोई विज्ञान बता दें, भारत के प्रधानमंत्री कोई विज्ञान बता दें, कोई एक ऐसा तरीका बता दे बीजेपी के लोग जिससे पानी बनाया जा सके। जो हमारा निर्धारित कोटा है, अगर उतना पानी भी हमें नहीं मिलेगा, एक तो 3 गुना आबादी पर उतना ही पानी हमको मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कैसे दिल्ली के अंदर आपूर्ति हो सकती है? कैसे दिल्ली के लोगों को पानी दिया जा सकता है पर्याप्त मात्रा में, जब हमें मिलेगा ही नहीं पीछे से? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल के अंदर 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 किलोमीटर। कैनाल के अंदर पानी की बर्बादी ना हो, इसको पक्का कराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया दिल्ली की सरकार ने। जितने प्रयास हमारी तरफ से हो सकते थे हमने किया। हर स्तर पे कोशिश की कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक आदमी के लिए मान लीजिए 1 गिलास पानी होता है, आदमी की संख्या हो गई 3, लेकिन पानी उतना ही है, 1 गिलास पानी ही है जिसमें 3 लोगों को पानी पिलाना है। उसमें से भी आप कटौती कर रहे हैं। ये कौन सा न्यायपूर्ण तरीका है? और किस बात की दुश्मनी निभा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों से? यह कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 7 सीटें देकर जिता दिया, यह कि दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री बन गए। यह दिल्ली वालों का गुनाह है, अपराध है। पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली के लोग 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जिता रहे हैं। इन सवालों को लेके आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए। लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले एलएनजेपी के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, एलएनजेपी में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में एलएनजेपी के डॉक्टरों को फिर बताया गया, मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी
ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। 36 होगा। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार दिल्ली के हक का पानी मांग रही है आम आदमी पार्टी, इसीलिए आतिशी अनशन कर रही हैं, ये कहना है संजय सिंह का। और इसी के चलते आतिशी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत नीचे आ गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो 18वीं लोकसभा में स्पीकर कौन, इसको लेकर तस्वीर आज कमोबेश साफ होने जा रही है। स्पीकर क्या सर्वसम्मति से चुना जाएगा या फिर उसको लेकर चुनाव होगा, इसको लेकर भी तस्वीर आज कमोबेश साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक का समय फिलहाल तय नहीं है। स्पीकर पद पर चुनाव की संभावना हालांकि कम बताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, ये फॉर्मूला विपक्ष की तरफ से तो कम से कम यही रखा जाएगा सामने कि स्पीकर पद पर सहमति तभी जब डिप्टी स्पीकर पद जो है वो विपक्षी दल के हिस्से में आए। जैनेंद्र, बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से शुरू से परंपरा की दुहाई देते हुए ये मांग की जाती रही कि स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। और अगर विपक्षी सूत्र में हमें बता रहे थे कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर के लिए राजी नहीं होगी तो स्पीकर पद पर चुनाव हो सकता है। लेकिन ताजी रणनीति ये है कि विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर आम सहमति नहीं है कि स्पीकर पद पर एक उम्मीदवार दिया जाए। और ऐसे में संभावना यही है कि विपक्ष जो है वो परंपरा के मुताबिक ही स्पीकर पर आम सहमति से स्पीकर चुनने पर राजी हो जाएगा। मात्र इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से नाम सामने आए और पहल की जाए विपक्षी नेताओं से। विपक्षी नेता खेमे के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चुनाव की संभावना कम है, परंपरा नहीं रही है स्पीकर पद पर चुनाव की और वही परंपरा इस बार भी जारी रहेगी। हालांकि डिप्टी स्पीकर पद की मांग की जाएगी, लेकिन चूंकि संख्या बल, विपक्ष को पता है कि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास है, ऐसे में विपक्ष चुनाव नहीं चाहता। स्पीकर आम सहमति से इस बार भी चुना जाना तय है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो परंपरा रही है आज तक देश के इतिहास में कभी भी स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, सर्वसम्मति से ही चुना जाता रहा है स्पीकर, तो वही परंपरा इस बार भी कायम रहने वाली है। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और तेजी से कर रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीआई ने गुजरात, राजस्थान और बिहार में जो अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे पेपर लीक से जुड़े हुए, वो टेक ओवर कर लिए हैं। सीबीआई फिलहाल 5 केसेस पर फोकस कर रही है और जल्दी ही इस मामले में ईडी भी अपनी जांच शुरू करने वाली है। झारखंड के हजारीबाग के जिस सेंटर से पेपर लीक होने का शक बताया जा रहा है, वहां एबीपी न्यूज ने पड़ताल की और कई लापरवाहियां उस सेंटर से सामने आई। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। गुजरात, राजस्थान, बिहार में दर्ज कुल 5 केस का टेक ओवर कर लिया गया है। सभी केस फाइल को सीबीआई ने राज्य पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया, जांच शुरू कर दी। इन 5 केस में सबसे अहम बिहार में पेपर लीक का कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल केस, गोधरा और राजस्थान के जो केस हैं वो कैंडिडेट की जगह किसी और के एग्जाम दिलवाने या चीटिंग कराने के मामले हैं। सभी केसेस की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच को 4 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा है क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी। सीबीआई को प्रश्न पत्र छापने के पूरे प्रोसीजर की भी जांच करनी है। सीबीआई इसकी भी जांच करेगी कि प्रश्न पत्र देश भर में अलग अलग राज्यों में कैसे भेजे गए, एग्जाम सेंटर्स तक नीट के क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचाए गए। इन एंगल पर जांच करने से सीबीआई के रडार पर और कौन कौन है ये भी देख लीजिए। जिन्होंने नीट का प्रश्न पत्र सेट किया, जिनके पास क्वेश्चन पेपर छपवाने और छापने का जिम्मा था, जिनके पास देश भर में प्रश्न पत्र भेजने की जिम्मेदारी थी, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र की सुरक्षा जिनके हाथों में थी। सीबीआई के साथ ईडी भी पेपर लीक धांधली की जांच में जल्द ही शामिल हो गई। सूत्रों की माने ईडी अब पेपर लीक मामले में एक्टिव मोड में है। पुराने मामले में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। ईडी जल्द ही नीट यूजी एग्जाम मामले में जांच में ECIR मतलब FIR दर्ज कर सकती है। पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसीज फुल एक्शन में है। महाराष्ट्र के लातूर में नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र ETS ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक संजय जाधव को आज कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जबकि इस मामले में गिरफ्तार जिला परिषद स्कूल के प्रिंसिपल जलील पठान को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 2 आरोपी दिल्ली के ही गंगाधर और महाराष्ट्र के माशरा जी कोन गलबार फरार हैं।
संजय जाधव ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि पैसों के बदले वो नीट यूजी परीक्षा पास कराने की गारंटी लेता था। पैसा दिल्ली में बैठे गंगाधर को बेचता था। महाराष्ट्र एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ, लातूर और दिल्ली में सक्रिय ये रैकेट 1 जनवरी 2023 से 22 जून 2024 तक काम करता रहा। पुलिस को शक पहले भी परीक्षा धांधली में हुई। इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं। इनमें एक का नाम गंगाधर, जो दिल्ली का रहने वाला है। उससे एबीपी न्यूज की संवाददाता अजादिका ने बात करने की कोशिश की तो उसने एबीपी न्यूज को ही धमकी दी। गंगाधर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गंगाधर से पैसों का लेन देन हुआ करता था। जानकारी के मुताबिक एबीपी न्यूज के पास गंगाधर का फोन नंबर है और आइए कोशिश करते हैं गंगाधर से मिलने की भी, साथ ही साथ उनसे फोन पर बात करने की भी। गंगाधर जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। गंगाधर जी, मैं अजादिका बोल रही हूँ एबीपी न्यूज से। सर, आपका नाम? एक काम करो। हेलो। हाँ जी सर। बार फोन मत करना मेरे को। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो पहली बार कर रही हूँ। मैं अपने पास नहीं, पहली बात नहीं है। मेरे को 50 बार हर बंदे का फोन आ रहे हैं। मैं अभी कहीं बाहर हूँ। मैं पुलिस थाने में कल कंप्लेंट करूंगा सबके नाम की, ठीक है ना, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हैं। पेपर लीक का एपिसेंटर बिहार रहा, जिसके झारखंड कनेक्शन भी सामने आए। पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल से मिले जले हुए टुकड़ों की ओरिजिनल पेपर से मिलान किया गया तो बड़ा खुलासा हुआ। जले हुए क्वेश्चन पेपर का सीरियल कोड हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में दिए गए थे। क्वेश्चन पेपर से मैच हुआ है। पटना पेपर लीक की जांच कराने वाली ईओयू की टीम ने ओएसिस स्कूल के कर्मचारी से पूछताछ की। बयान रिकॉर्ड किए गए। एबीपी न्यूज की टीम भी ओएसिस स्कूल पहुंची। वहां के प्रिंसिपल ने क्या कहा, सुनिए जरा। एनटीए का परीक्षा केंद्र था, ये 100% सच है। और मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर भी था। मैं सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे अंडर में 5 सेंटर्स में एग्जामिनेशन हुआ, ये सत्य है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ 2 या 3 मीडिया चैनल्स ने कहा। हमें एनटीए से कभी भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया। हमें किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी से ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया कि हमारा यहाँ कुछ मामला था। हाँ, ये 2-3 न्यूज़ चैनल्स ने कल अचानक न्यूज़ फ्लैश किया है कि जिसमें हमारा रोल था। बिहार पुलिस की ईओयू की टीम झारखंड के हजारीबाग के नूतन नगर में ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के ऑफिस पहुंची, जहां जांच की और एक बक्से को जब्त किया। दावा है कि नीट का क्वेश्चन पत्र रांची स्टेट बैंक के लॉकर से निकालने के बाद ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग लाया गया। इसके बाद एसबीआई की ब्रांच से प्रश्न पत्र की कड़ी सुरक्षा के बीच अलग अलग सेंटर्स तक पहुँचाए गए, लेकिन इसमें कई खामियां पाई गयी, जिसके बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिर कटघरे में दिखाई दे रही है। ब्लू डार्ट ने नीट के क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंडओवर, टेकओवर में एनटीए के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया, ये बात सामने आई। पूरे मामले में जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है वो भी जांच के दायरे में आ गई है। देखिए, हजारीबाग में हम उसी कुरियर कंपनी के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। बिहार की ईओयू की टीम ने हजारीबाग में नूतन नगर में इसी कुरियर सर्विस के कार्यालय में आकर जांच की है। यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और रांची के ब्लू डार्ट कुरियर के कार्यालय से भी कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया था, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ हुई है। यहाँ से ईओयू की टीम कुछ अहम कागजात जब्त करके ले गई है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि नीट का प्रश्न पत्र रांची बैंक के लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए हजारीबाग लाया गया व इसी कुरियर कंपनी ने हजारीबाग में एसबीआई बैंक में प्रश्न पत्र जमा किया था। इसके बाद उसी बैंक से प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए। लापरवाही कितनी बरती गई, ये जानकर हैरान हो सकते हैं। नीट यूजी के प्रश्न पत्र के पैकेट 3 मई 2024 को ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के जरिए एसबीआई बैंक हजारीबाग पहुंचे थे। ये प्रश्न पत्र लाने के लिए नेटवर्क के किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ई रिक्शा के जरिए ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस ने हजारीबाग एसबीआई ब्रांच तक इसे पहुँचाया। जिस ई रिक्शा से प्रश्न पत्र लाया गया वहाँ भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया। महज एक ड्राइवर के भरोसे संवेदनशील प्रश्न पत्र को बैंक तक पहुँचाया गया। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एजेंसी सबसे पहले संदिग्ध बताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ईओयू से जांच टेकओवर करने के बाद आज पटना एसएसपी को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया। पटना के एसएसपी को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने कल ही नीट पेपर लीक कांड को टेकओवर किया। पटना के एसएसपी अभी सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं। नीट पेपर लीक कांड मामले को लेकर एसएसपी से सीबीआई कई अहम जानकारी लेगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिल्ली से वरुण जैन, झारखंड के हजारीबाग से शशांक और साथ ही आप देख रहे हैं पटना से प्रकाश कुमार, जहां पर ये जो सीबीआई ने बड़े पुलिस अधिकारी को तलब किया, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? प्रकाश, जरा बताइए डिटेल में।
रोमाना, सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। अब हर उन तथ्यों को खंगाल रही है जहां से कि कोई अगला सुराग मिल सकता है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है जड़ तक पहुंचना, यानी प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ, और अगर हुआ है उस जगह से तो किस शख्स ने किया। क्या कोई गैंग इसमें काम कर रहा था, या गैंग का जो सरगना था वो कौन है? अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजीव मुखिया, जो नालंदा का रहने वाला है, उसका भांजा रॉकी इसमें भी शामिल है। एक नया नाम सामने आ गया है रॉकी का। और संजीव मुखिया के खिलाफ में जो कार्रवाई हो रही है वो पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन संजीव मुखिया ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी, अग्रिम जमानत के लिए। उसमें दंडात्मक कार्रवाई यानी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई भी है। दूसरी तरफ पटना का जो ये सीबीआई दफ्तर है, यहाँ पर राजीव मिश्रा जो पटना के एसएसपी हैं, उनको बुलाया गया है ताकि पूरी जानकारी ली जा सके। शास्त्री नगर थाना से ईओयू से सीबीआई, और अब देखना होगा कि सीबीआई कहां तक पहुंचती है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, जरा झारखंड लेकर चलते हैं। हजारीबाग शशांक जहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानते हैं शशांक से। शशांक, हमने अभी एक डिटेल रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई। कुल मिलाकर हजारीबाग ये किस तरीके से पूरा का पूरा पेपर लीक को अंजाम दिया गया, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कड़ियां एक के बाद एक खुलती नजर आ रही। शशांक, बिल्कुल, हजारीबाग में दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसका शक ईओयू को है और जांच में कुछ सबूत भी मिले हैं। और मैं ओएसिस स्कूल में खड़ा हूँ, उसके परिसर में ये परीक्षा केंद्र था। मैं आपको बता दूं कि ईओयू की टीम यहाँ पर पहुँची थी, और आपको बताऊं कि पटना में पुलिस को जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उस पर सीरियल कोड लिखा हुआ था। जांच में ये खुलासा हुआ है कि वो प्रश्न पत्र जो है यहाँ भेजा गया था, और यहाँ के प्रिंसिपल हैं जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे नीट परीक्षा कराने के लिए पूरे जिला में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उस बुकलेट नंबर पर एक बच्ची यहाँ पर परीक्षा दी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक स्कूल परिसर में नहीं हुआ है, लेकिन ईओयू को शक इस बात का है कि यहाँ पर हुआ है। वैसे आपको बता दूँ कि जो प्रिंसिपल हैं साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र में टैंपरिंग हुआ है, इसका शक मुझे है, क्योंकि बुकलेट के निचले हिस्से में कट मार्क लगा हुआ था। अगर लीक होना भी हुआ होगा तो यहाँ से पहले ही हो गया होगा। दूसरी बात कि रांची से हजारीबाग ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए जो है प्रश्न पत्र लाया गया। वो नेटवर्क वाहन था जिसमें सिर्फ एक चालक था और कोई नहीं था, और ब्लू डार्ट ऑफिस में हजारीबाग में उसको रखा गया, और वहाँ से ई रिक्शा से 4 तारीख को एसबीआई बैंक ले जाया गया और वहाँ पे जमा कर दिया गया, और वहाँ से अगले दिन यहाँ विभिन्न सेंटरों पे लाए गए। तो क्या यहाँ से लीक हुआ या ट्रांसपोर्टेशन में ही लीक हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। जाँच जारी है, और ईओयू ने माना है कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन, हैंडओवर और टेक ओवर में जो है जो एनटीए का जो मानक था उसका पालन जो है वो नहीं हुआ है, और सीबीआई की टीम आज यहाँ पहुँच सकती है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ। जरा वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण से ओवरऑल जो तस्वीर अब उभर रही है, जिस तरीके से ये अलग अलग जो जांच चल रही थी वरुण, अब सीबीआई टेक ओवर कर रही है एक के बाद एक जांच को। ये बिहार से जो प्रकाश जानकारी दे रहे हैं, झारखंड से जो शशांक जानकारी दे रहे हैं, ये तमाम जांच भी अब सीबीआई टेक ओवर करके जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो तस्वीर क्या साफ हो रही है अभी तक वरुण? देखिए, बिल्कुल 3 राज्यों में 5 अलग अलग केस है जिन्हें सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। फाइल्स उन तक पहुंच गई है। सीबीआई के सूत्रों से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो अब तक की लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उससे यही मिली है कि बिल्कुल संगठित तरीके से ये गिरोह चल रहे थे। जो कैंडिडेट्स होते थे उन अब तक जो जानकारी आई है उनको 48 घंटे पहले ही जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में जानकारी दी गई, उस क्वेश्चन पेपर को उन तक पहुंचाया गया, और यही वजह थी कि पूरे पैन लेवल तक, ऑल इंडिया के लेवल तक जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं पहुंच पाए थे। सीबीआई का जो फोकस है वो इस बात पर है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ प्रिंट होते थे, किसकी सुपरविजन में होते थे, कैसे ये क्वेश्चन पेपर बैंक के लॉकर तक पहुँचते थे, और बैंक के लॉकर से जो स्कूल या इंस्टीट्यूट तक जो क्वेश्चन पेपर पहुंचते थे। तो जो पूरा रोड मैप है उसको तैयार किया जा रहा है। इन कुरियर कंपनी और जो बैंक से जुड़े जो एम्प्लॉय है, एनटी से जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनकी जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। उनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही सबसे अहम आपको एक और जानकारी दे दूं, सीबीआई ने 2021 में, 2022 में और 2018 में भी नीट के ही पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं उसमें से कुछ आरोपी बेल पर बाहर है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, जिससे जो ये पूरा का पूरा संगठित गिरोह है इसके तारों को आपस में जोड़ा जा सके। जो एजेंसीज है उन्होंने कमर कस ली है। साथ ही जो ईडी है वो भी अब मैदान में कूद गई है, जिससे जो फाइनेंशियल ट्रेल है पूरी तरीके से इन गिरोह की
तोड़ी जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन, प्रकाश कुमार, शशांक। इस तमाम जानकारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। ओम बिरला इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से ओम बिरला की मुलाकात। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में ओम बिरला पहुंचे हैं। वहीं पर ओम बिरला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और अमित शाह और जेपी नड्डा भी यहां पहुंचे हुए हैं संसद भवन परिसर में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, जहां ओम बिरला पहुंचे हैं। इस बैठक में किरण रिजिजू भी मौजूद हैं और फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक ये बैठक शुरू हो गई है। फिलहाल ये बैठक चल रही है और देखिए जिस तरीके से आज आगे का एजेंडा शो के पहले हिस्से में ही मैंने आपको बता दिया था, ओम बिरला का नाम आगे चल रहा है स्पीकर पद की रेस में। इसका एक बाई प्रोडक्ट है बायोफ्यूल भी, तो बायोफ्यूल के बारे में भी अच्छा काम होना चाहिए क्योंकि थ्रस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग थ्रस्ट एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न। उसके लिए भी इधर चर्चा होके आगे बढ़ना है और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। इस बीच बड़ी खबर यही है कि ओम बिरला जो हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए संसद भवन परिसर में जो पीएम कार्यालय है वहां पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद है, किरण रिजिजू मौजूद है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं नीरज पांडे से, यहीं से नीरज मोहर लग जाएगी नाम पर ओम बिरला के स्पीकर पद के उम्मीदवार के तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से? जी रोमाना, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये मुलाकात फाइनल मुलाकात है क्योंकि स्पीकर पद में माना जा रहा है करीब 11:45 बजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामांकन किया जाना है। नामांकन से पहले की ये मुलाकात ये बताती है कि ओम बिरला ही नामांकन करने जा रहे हैं। ओम बिरला फाइनल हो चुके हैं। अब ये केवल औपचारिकता रह गई है कि थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से नाम अनाउंस करे कि अगला उनका स्पीकर पद का उम्मीदवार कौन है। केवल औपचारिकता रह गई है, अदरवाइज सब कुछ तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी के जो सारे टॉप जो लोग हैं वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसमें इकलौते ओम बिरला हैं जो प्रेजेंटली लोकसभा स्पीकर हैं। तो इससे साफ, तो मतलब एक तरीके से नीरज संकेत साफ मिल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए 11:15 बजे के आसपास जो एनडीए, न सिर्फ एनडीए बल्कि सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने अपने दफ्तर में और जिसमें चर्चा इसी बात को लेकर की जाएगी कि स्पीकर के नाम पर सहमति बना दी जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू के साथ ये ओम बिरला की मुलाकात, तो ये एक नाम यहां से फाइनल होगा और फिर इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी और फिर राजनाथ सिंह इसी नाम को उस बैठक में आगे रखेंगे, फ्लोर लीडर्स वाली बैठक में। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये एक्चुअल में यही प्रक्रिया है कि फ्लोर लीडर्स की जो बैठक बुलाई जा रही है उस बैठक में सरकार की तरफ से कौन होगा स्पीकर, इसका नाम रखा जाएगा। वो नाम कौन सा नाम रखा जाएगा इससे पहले की कंसेंसस है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और ओम बिरला की मीटिंग चल रही है। बिल्कुल नीरज, और देखिए ना इसका जिक्र हम दोनों भी कर रहे थे। आपसे जब पहले बात हो रही थी तो फिर यही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि साहब ये जो फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है इसमें तो एक नाम रखना होगा ना, तो और क्या उस नाम पर सहमति बन गई है? तो लीजिए उसी नाम पर सहमति बनाने के लिए, मोहर लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक, ओम बिरला संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां उनकी मुलाकात चल रही है।